हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो के साथ आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जो मैं वीडियो आगे बताऊंगा, मैं आज से इंग्लिश भी आपको पढ़ाऊंगा, वो भी एक बेस्ट बुक के साथ। यदि आप इस बुक को फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, इस बात को समझ लीजिए। मैं मैथ्स का वीडियो बना रहा हूँ, अलजेब्रा का 4 पार्ट लगभग मैंने कवर किया है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा है। आज से मैं इंग्लिश का भी एक वीडियो बनाऊंगा और एक मैथ का, दोनों आपके लिए लाभदायक होंगे। मैथ्स और इंग्लिश ये जो है दोनों विषय मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यदि आप तैयारी कर रहे हैं मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, प्रत्येक विषय मजबूत होना चाहिए, लेकिन मैथ्स, इंग्लिश तो बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए। रीजनिंग खुद मजबूत हो जाता है। तो आप बताइएगा, सबसे मैं तो ये भी भूल गया, जो मैं कुलदीप कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ठीक, आपको कौन बुक फॉलो करना है, जैसे कि आपका सिलेक्शन में कोई रुकावट नहीं आए। आप एग्जामिनेशन देने जाइएगा तो आपको लगे क्या जो क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में वो चीज़ में पढ़ा हुआ है। तो इसके लिए आपको एक इंग्लिश का बेस्ट बुक है और बेस्ट एजुकेटर के द्वारा यह बुक लिखा गया है, नीतू सिंह। यहाँ पर देख लीजिए, नीतू सिंह, इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन। यदि आप नया अभी बुक, पहले इस बुक का नाम था प्लिंथ टू पैरामाउंट, लेकिन अब इस बुक का नाम चेंज हो गया इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन, जिसमें 10 नया चैप्टर अभी आपको शामिल किया गया है 2017 के बाद इस बुक में। ये बुक जो है एसएससी के जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक रामबाण बुक है। नीतू सिंह का लिखा गया ये बुक रामबाण बुक है। एसपी बख्शी का भी बुक आता है, वो भी बहुत अच्छा बुक है। लेकिन यदि आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हैं तो आपके लिए रामबाण बुक है, इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन। यदि आप इस बुक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो CHSL, MTS, CGL, यहाँ तक कि CGL, CPO, सारे एग्जामिनेशन में आप इंग्लिश में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। तो मैं जो अभी पढ़ाऊँगा फर्स्ट चैप्टर वर्ब बेसिक है, वर्ब बेसिक इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन का वर्ब बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, और प्रत्येक चैप्टर को ये बुक में जो भी चीज़ दिया हुआ है प्रत्येक कंसेप्ट को मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा और रखूंगा, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एकलव्य वाटिका, यदि आप देखते हैं तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको डे टू डे वीडियो मिलेगा, एक इंग्लिश और एक मैथ, दोनों का वीडियो आपको मिलेगा। और वह एक एडवांस लेवल का वीडियो मिलेगा, बेसिक टू एडवांस लेवल का वीडियो आपको मिलेगा, जिसमें यदि आप पढ़ते हैं तो आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपका समय न चुराते हुए मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ वर्ब बेसिक। वर्ब बेसिक क्या नाम है? वर्ब बेसिक। 2 चैप्टर है, एक वर्ब एडवांस है और एक वर्ब बेसिक। तो सबसे पहले पढ़ाई जो शुरू किया जाता है बेसिक से किया जाता है, 0 से शुरू किया जाता है। क्या 0 से शुरू किया जाता है? तो आज मैं आपको वर्ब बेसिक चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो आप मेरे वीडियो पर बने रहिए। वर्ब क्या होता है? वर्ब हिंदी में हम लोग पढ़े हैं, जहां अभी तक जो पढ़े हैं, जिस शब्द के अंत में ना लगा रहे उसे वर्ब कहते हैं। हिंदी में उसे क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। वर्ब का अर्थ क्या होता है? पहला तो हम जानते हैं बेसिक डिफिनेशन, जिस शब्द के अंत में न लगा रहे उसे वर्ब कहते हैं। और उसमें एक्सेप्शन क्या है? रिलेशन शब्द को छोड़कर, जैसे ना, नी, ये सब शब्द को एक्सेप्शन में लाया गया है, ये जो आपको अपवाद में लाया गया है। ठीक है, वर्ब होता क्या है? तो किसी कार्य का होना। वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। क्या है? वर्ब एक डूइंग वर्ड है, किसी कार्य का होना वर्ब कहलाता है। वर्ब इज एक्शन वर्ड, कोई भी चीज एक्शन हो रहा है ना, कार्य परफॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, वर्ब क्या होता है? वर्ब कार्य का होना, वर्ब हिंदी में कार्य का होना, किसी कार्य का होना वर्ब कहलाता है। और इसे वर्ब को हम इंग्लिश में डूइंग वर्ड भी कहते हैं।
वर्ब को इंग्लिश में डूइंग वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब कहिएगा वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, वर्ब को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। क्या? एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। यहाँ देखिएगा, वर्ब दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। क्या? हेल्पिंग वर्ब, जिसे ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहा जाता है। ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहा जाता है। और दूसरा है मेन वर्ब। दूसरा क्या है? मेन वर्ब आता है। दूसरा मेन वर्ब आता है। अब कहिएगा आप, सर ऑक्सिलियरी वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है? तो वही चीज़ के बताने के लिए तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऑक्सिलियरी वर्ब का हिंदी में उसका अर्थ होता है सहायक क्रिया, और मेन वर्ब को मुख्य क्रिया। और ऑक्सिलियरी वर्ब भी दो भागों में बंट जाएगा। तो ऑक्सिलियरी वर्ब दो भागों में कैसे बंटेगा? तो एक जो होगा वह मॉडल्स आ जाएगा, और दूसरा जो होगा वह प्राइमरी ऑक्सिलियरी आ जाएगा। एक क्या होगा? मॉडल्स, और दूसरा प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब। दूसरा क्या? प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब। मेन वर्ब ही रहता है। हेल्पिंग वर्ब दो भागों में डिवाइड हो जाता है, मॉडल्स और दूसरा प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब। मॉडल्स क्या होता है? जो जिस सेंटेंस में कैन कुड, मॉडल्स के यहाँ पर आप नाम लिख लीजिए। मॉडल्स जो होता है, क्या क्या मॉडल्स होता है? मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सारे जो है मॉडल्स हैं एक्सेट्रा। और प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब क्या होता है? जो वर्ब बी से स्टार्ट हो, बी जिसमें इज हमारा आ जाता है, हैव और डू, तीन प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं, बी, हैव और डू। आपको मैंने क्या बताया? वर्ब क्या होता है? किसी कार्य का होना, एक्शन इज ए वर्ब। तो वर्ब को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। वर्ब किसी कार्य का होना कहलाता है, किसी कार्य का संपन्न होना वर्ब कहलाता है, क्रिया कहलाता है। तो वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं। तो आप क्या कहिएगा? तो हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार के क्या होते हैं? एक मॉडल्स होते हैं और दूसरा प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स होते हैं। मेन वर्ब एक ही प्रकार के होते हैं, मेन वर्ब सिर्फ मेन वर्ब होते हैं। तो लगभग आपको ये चीज़ डिस्कस मैंने करवा दी। अब मैं बताने जा रहा हूँ एक एक करके मॉडल्स क्या होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स क्या होते हैं और मेन वर्ब क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको क्या बताया? वर्ब। तो वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। वर्ब को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को भी दो भागों में बांटते हैं, एक मॉडल और दूसरा प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो मैं एक एक करके डिस्कस करवाऊंगा। तो हम सबसे पहले मॉडल का डिस्कस आपको करवा रहा हूँ। मॉडल्स क्या होते हैं वो ध्यान दीजिएगा। अब मॉडल्स का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो मॉडल्स जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते हैं, मॉडल्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। मॉडल्स मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकता है। मॉडल्स का एग्जांपल कैन, कुड, मे और टू एक्सेट्रा। अब सबसे पहला क्वेश्चन आया, मॉडल्स कौन कौन मॉडल्स होते हैं और मॉडल्स की संख्या कितने होते हैं? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और टू, नीड, डेयर एंड यूज्ड टू, ये सारे मॉडल्स हैं और मॉडल्स का संख्या 13 है। ठीक, मॉडल्स का संख्या 13। अब एक और क्वेश्चन आ गया नोट में, कुछ ऐसे भी मॉडल्स होते हैं जो मॉडल्स का काम
मॉडल्स का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं और एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। तो वैसे मॉडल को मॉडल नहीं, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। वैसे मॉडल को क्या कहा जाता है? मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो यहाँ पर नीड, डेयर एवं यूज्ड टू को मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब देखिए क्यों कहते हैं, इसलिए नीड एवं डेयर, नीड एवं डेयर का प्रयोग मॉडल के भी रूप में होता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के भी रूप में होता है, और दूसरा मेन वर्ब के भी रूप में होता है। मेन नीड एवं डेयर का प्रयोग मॉडल एवं मेन वर्ब दोनों के रूप में होता है। वो चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और आप समझिएगा। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करवा लेता हूँ। यूज्ड टू अब आ गया। यूज्ड टू का प्रयोग मॉडल के भी रूप में होता है और एडजेक्टिव के भी रूप में होता है। मतलब क्या, मैं क्या पढ़ा? मॉडल्स जो मेन वर्ब के रूप में कार्य नहीं कर सकते, मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर सकते हैं। मॉडल्स की संख्या कितने होते हैं? 13 मॉडल्स की संख्या होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मॉडल्स हैं, 3 ऐसे मॉडल्स हैं, नीड, डेयर एवं यूज्ड टू, जिसका प्रयोग मॉडल के रूप में तो होता ही होता है और मेन वर्ब के भी रूप में होता है और एडजेक्टिव के भी रूप में होता है। तो नीड एवं डेयर का प्रयोग मॉडल एवं मेन वर्ब दोनों के रूप में किया जाता है और यूज्ड टू का प्रयोग मॉडल एवं एडजेक्टिव दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। वो चीज़ मैं आपको अभी एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल, आप समझ लीजिएगा। अभी हम मॉडल्स और मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब उसे एक एक करके एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि आप इतना नोट कर चुके हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपकी सुविधा के लिए अच्छा रहेगा। आप बाद में भी देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मैंने आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का संख्या 13 होता है और जिसमें नीड, डेयर एवं यूज्ड टू वह मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। तो उसका चर्चा भी एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का उदाहरण बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इनका उपयोग सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो सहायक क्रिया के रूप में, जहाँ पर अगला मेन वर्ब हो, अगला उपयोग जो है मेन वर्ब का होगा। तो यहाँ पर उदाहरण आप देख लीजिए, सी कैन रन फास्ट। यहाँ पर कैन क्या है? मॉडल वर्ब है। कैन क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और रन यहाँ पर मेन वर्ब है। तो आप यहाँ पर बताइएगा, रन जब मेन वर्ब है और यहाँ पर स्टडी मेन वर्ब है और शुड क्या होगा? मॉडल होगा। मतलब क्या? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड इत्यादि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका उपयोग वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमेशा होगा और नीड, डेयर एवं यूज्ड टू का उपयोग आपको मॉडल वर्ब के भी रूप में होगा और दूसरे रूप में भी होगा। वो भी आपको अभी मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के द्वारा आप बहुत अच्छे तरीक़ों से आपको समझ में आ जाएगा। नीड, डेयर एवं यूज्ड टू मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब इसका उपयोग मॉडल के रूप में तो होता ही होता है, मॉडल्स का मतलब हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और नीड, डेयर का उपयोग मेन वर्ब के भी रूप में होता है और यूज्ड टू का उपयोग एडजेक्टिव के भी रूप में होता है। वो चीज़ आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीक़ों से समझ जाइएगा। देखिए क्या है एग्जाम्पल, आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, मतलब मैं देर रात सोया करता हूँ। यूज्ड टू जो है किसी हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है, वहाँ पर अभी नहीं जाना है। यहाँ देखिए, आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, यहाँ पर यूज्ड टू स्लीपिंग को क्वालिफाई कर रहा है, सोने को जो है ना वो आदत को बता रहा है। तो यहाँ पर यूज्ड टू जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एम जो है हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, ठीक। और हमेशा नहीं, किसी किसी टाइम पर मेन वर्ब के भी रूप में होता है, जैसे कि आई एम ए बॉय, यहाँ पर एम आपको मेन वर्ब के रूप में हो गया, मेन वर्ब के रूप में हो गया। ऐसा नहीं है, किसी किसी जगह पर मेन वर्ब के भी रूप में एम, इच, आर का प्रयोग होता है, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। तो नीड यहाँ पर क्या है? नीड मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई नीड यू, आई सब्जेक्ट, नीड मेन वर्ब और यू क्या है? किसे आवश्यकता है? तो क्या और किसका जो जवाब देता है ना वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर लिख लीजिए सब्जेक्ट हो गया। लेट एट नाइट अदर वर्ड्स, ऐसे आप बनाइए। अब फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, यू नीड नॉट कम टुमारो। यू क्या होगा, तो सब्जेक्ट, नीड नॉट, कम, फिर यहाँ पर देखिए कम, कम मीन्स क्या होता है, आना होता है, तो आना क्या यहाँ पर हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। ये निगेटिव सेंटेंस है। ये अदर वर्ड्स मतलब क्या, भविष्य में, यू नीड नॉट कम टुमारो का कहने का मतलब तुम्हें कल आने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैंने क्या आपको दर्शा रहा हूँ, यहाँ पर ये दर्शा रहा हूँ यूज टू का उपयोग मॉडल के रूप में तो होता ही होता है। अब यूज टू का उपयोग मॉडल के रूप में कैसे होता है, आप यहाँ देखिएगा, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बाय बस, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं विद्यालय बस से जाया करता था। किसी पास्ट हैबिट को बता रहा है, किसी पास्ट हैबिट को बता रहा है। अब आराम से बता सकते हैं, गो क्या होता है, मेन वर्ब होता है। जब गो मेन वर्ब होता है तो यूज टू क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। यूज टू क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, यूज टू का उपयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो होता ही होता है, और यूज टू का उपयोग एडजेक्टिव के भी रूप में होता है, ये जिसे हम मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यूज टू का उपयोग मॉडल और एडजेक्टिव दोनों के रूप में होगा। नीड का भी उपयोग मॉडल और मेन वर्ब दोनों के रूप में होगा। तो यहाँ पर देखिए, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। यहाँ पर नीड का उपयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया। अब नीड का उपयोग मॉडल के भी रूप में होता है। आप कहेंगे सर नीड का उपयोग मॉडल के भी रूप में होता है, तो मॉडल का मतलब क्या होता है, मॉडल का मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है, सहायक क्रिया होता है। तो अगला एग्जाम्पल यहाँ ध्यान दीजिए, यू नीड नॉट कम टुमारो, तुम्हें कल आने की आवश्यकता नहीं है। तो यू सब्जेक्ट हो गया, नीड, यहाँ पर जब कम मेन वर्ब आ गया तो उसके पिछला जो वर्ब होगा, मेन वर्ब के पिछला वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहाँ पर नीड का उपयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा। अब देखिए डेयर का भी उपयोग, डेयर का उपयोग भी आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में होता है। तो कैसे होता है, कहाँ पर आपको मेन वर्ब के रूप में होता है और कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, वो आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ जाएगा। शी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट, मतलब क्या, उसे घर आने की हिम्मत नहीं है। इसका जो हिंदी सेंटेंस होगा, शी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट, मतलब उसे घर लेट का मतलब उसे घर देर आने की हिम्मत नहीं है। पर हिम्मत कैसे होगा, मान लीजिए यदि आपका गार्जियन टाइट है, पेरेंट्स टाइट है, तो आपको तो घर लेट आने की हिम्मत नहीं है। 10 बजे आप जा नहीं सकते हैं, जूता खाइएगा यदि आप 10 बजे जाइएगा तो क्या, यदि आपके गार्जियन टाइट है तो आप लेट घर नहीं जा सकते। आप एक अनुशासन में बंधे रहिएगा क्या। तो वही चीज़ है यहाँ, शी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट, उसे घर लेट आने की हिम्मत नहीं है। डेयर का मतलब होता है हिंदी में दुस्साहस, हिम्मत। क्या होता है हिंदी में, दुस्साहस, हिम्मत। अब जो कैरेक्टरलेस आदमी होगा तो वो तो 12 बजे भी घर जा सकता है। शी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट, यहाँ पर हम क्या कहने जा रहे हैं, जो डेयर का उपयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में होता है। अब आप यहाँ बताइएगा, डज नॉट का प्रयोग हो गया, ठीक। शी डज नॉट डेयर टू कम होम, यहाँ पर टू कम हो गया, 2 + V1, इसे इन्फिनिटिव कहा जाता है। 2 + V1 को क्या कहा जाता है, 2 + V1 को इन्फिनिटिव कहा जाता है। आप लिख सकते हैं इन्फिनिटिव। होम, होम कहाँ जा रहा है, होम ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेट का मतलब उसे बता रहा है, एडवर्ब का काम कर जाएगा। सी यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के साथ निगेटिव फॉर्म में क्या, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। किसका वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ये भी आपको ध्यान में देना है, प्रत्येक चीज़ आपको ध्यान में देना है, कौन सब्जेक्ट है, कौन मेन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या होगा नहीं होगा, सब कुछ आपको ध्यान में देना है। तो यहाँ पर डेयर जो है मेन वर्ब के रूप में उपयोग हो रहा है, तो डेयर का उपयोग हम, नीड डेयर का उपयोग हम मेन वर्ब के भी रूप में कर सकते हैं और मॉडल्स के भी रूप में कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, डेयर का उपयोग तो मेन वर्ब के रूप में हो गया। अब डेयर का उपयोग जब मॉडल्स के रूप में होगा तो कहाँ होगा, जब मॉडल्स के रूप में होगा तो उसका क्या जवाब होगा, जब डेयर का उपयोग मॉडल्स के रूप में होगा तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डेयर का प्रयोग होगा। तो एग्जाम्पल से आप देखिए, आई डेयर नॉट इंटर हिज रूम विदाउट परमिशन। जैसे कोई आदमी, हम पढ़ा रहे हैं, कोई आदमी वहाँ से आ रहा है हमसे छोटा, तो उसे रूम में बिना परमिशन, मेरा बात छोड़ दीजिए, आप कहीं ऑफिस में जा रहे हैं, ठीक,
विद्यालय में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो क्या आप कहीं पर जाते हैं विदाउट मे आई कम इन सर बोलते हुए आप अंदर नहीं जा सकते, मतलब बिना परमिशन के आप अंदर जाने के आपके पास हिम्मत नहीं है। जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो तो आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपके पास भी रिस्पेक्ट करने का आती है। आप स्टूडेंट यदि हो रियल में तो आप नहीं जा सकते हो। आप क्या बोलिएगा वहाँ पर, मे आई कम इन सर, मतलब बिना परमिशन आप नहीं जा सकते हो, आपके पास हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पर क्या, आई डेयर नॉट इंटर हिज रूम विदाउट परमिशन, मुझे उनके रूम में बिना अनुमति के जाने की हिम्मत नहीं है। यहाँ पर डेयर, इंटर का मतलब प्रवेश करना होता है। आप कहिएगा ये मेन वर्ब भी हो सकता है, आप कहिएगा ये मेन वर्ब भी हो सकता है। चलिए आप सही करें, मेन वर्ब। अब यहाँ पर हम साबित करेंगे यह मेन वर्ब क्यों नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम सीधे चले जाएंगे, आई मतलब क्या, मैं, तो यहाँ पर मैं क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब नॉट, यहाँ पर नॉट वाला सेंटेंस आया तो उसका बात छोड़ दीजिए, वो निगेटिव को दर्शाता है। नोट किस चीज़ को दर्शाता है, निगेटिव को। अब मैंने डेयर को मेन वर्ब लिख लिया। अब इंटर का मतलब क्या होता है, आप कहिएगा प्रवेश करना, तो प्रवेश करना भी तो मेन वर्ब हो जाएगा, तो मेन वर्ब यहाँ आ गया। हम क्या जानते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है उसके बाद मेन वर्ब आता है। ऐसे एग्जाम्पल से देख लीजिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, और दूसरा बात आई एम ए बॉय, क्या आई एम ए बॉय यहाँ पर लिखा हो। अब यहाँ पर आप देखिएगा एम ये मेन वर्ब है, ये क्या होगा, ये भी मेन वर्ब होगा। तो जब मेन वर्ब बाद में आता है तो पिछला वाला जो वर्ब होता है वो कौन वर्ब होता है, तो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहाँ पर डेयर या इंटर मेन वर्ब आ गया, तो यह डेयर जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। हिज रूम, उनके रूम, विदाउट परमिशन, ये अदर वर्ड्स है। मुझे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब या निगेटिव का बात किया गया है, मेन वर्ब है। और उन मतलब इस कहने का मतलब जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, नीड डेयर एवं यूज्ड टू मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स है। नीड डेयर एवं यूज्ड टू का प्रयोग मॉडल के भी रूप में होगा और दूसरे रूप में भी होगा। तो नीड डेयर का मैंने चर्चा किया, नीड डेयर का उपयोग मेन वर्ब के रूप में होता है। जब मेन वर्ब के रूप में होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। जैसे कि आई नीड यू, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। यहाँ पर नीड क्या है, नीड यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है। और यूज टू के बारे में बताया, यूज टू का उपयोग मॉडल्स के भी रूप में होता है और एडजेक्टिव के भी रूप में होता है। एडजेक्टिव के रूप में कैसे होगा, आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। दूसरा क्या हम बोल सकते हैं, आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। एक और चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यूज टू का प्रयोग जब होगा उसके बाद का क्या आता है, जिरंड आता है। उस चीज़ का डिस्कशन भी मैं आपको बता देता हूँ। यूज टू का प्रयोग जब आएगा उसके बाद VING मतलब V4 का प्रयोग होगा। यहाँ पर यदि लिखा रहे आई एम यूज टू स्लीप लेट एट नाइट, वो गलत हो जाएगा। यूज टू के बाद हमेशा V4 का प्रयोग होता है। V1 प्लस ING को हम लोग जिरंड कहते हैं, जिसका उपयोग नॉन के रूप में होता है। तो हम अभी आपको ये डिस्कस करवा रहे थे, नीड डेयर एवं यूज टू का प्रयोग वाक्य में किस किस तरह से होता है। तो पहला आप ध्यान दीजिएगा, जो नीड डेयर एवं यूज टू का प्रयोग मॉडल्स के रूप में होता है, और दूसरा नीड डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है, और यूज टू का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। यदि यूज टू का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हो, एक और पॉइंट आप ध्यान दे दीजिएगा, यदि यूज टू का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होगा तो उसके बाद V1 प्लस ING अवश्य आएगा। ये भी चीज 4 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। यदि यूज टू का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हो तो उसके बाद V1 प्लस ING आएगा। जैसे आई एम यूज टू स्मोकिंग, आई एम यूज टू प्लेइंग, ऐसे होता है, ठीक। यूज टू के बाद हमेशा V1 प्लस ING का प्रयोग होगा, उसे जिरंड कहा जाता है, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, तो वर्ब बेसिक पढ़ाया, वर्ब कितने भाग में बांटा जाता है। उसके बाद मॉडल्स का जानकारी जो भी है, मॉडल्स 2 प्रकार के, एक तो मॉडल्स होते हैं जिसमें कैन कुड, जिसका उपयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, और दूसरा मॉडल्स का है जो मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स होता है। तो उस दोनों का व्याख्या मैंने लगभग आपको पूरे कंप्लीट करवा दिया हूँ, और आगे का जो वीडियो रहेगा वो मैं आपको फिर से कहने जा रहा हूँ। मैं प्लेन टू पैरामाउंट, ये इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन, नीतू सिंह जो बेस्ट एजुकेटर है, ये बहुत ही रामबाण बुक है। SSC के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण बुक है। आप ध्यान कर लीजिए, यदि आप SSC बैंकिंग किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं, इस बुक को आप रामबाण ले लीजिए। इसी बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और प्रत्येक क्वेश्चन इस बुक से डिस्कस करवाऊँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।